हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 7th एनसीईआरटी हिंदी। आज हम पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। मैं आपको एक छोटा सा समरी बोल देती हूँ। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और एक माधव दास है। माधव दास जो बहुत धनी व्यक्ति हैं, उनके पास पैसा, धन, दौलत, कोठी सब कुछ है, लेकिन वह संपन्नता नहीं है उनके पास, वो खुशी नहीं है जो उनको चाहिए। एक दिन उनके बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया उनके बगीचे में आ जाती है। फूलों की डालियों पे, पेड़ों पे बैठ जाती है। उसे देखकर शाम के समय माधव दास बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वह चिड़िया से बातें करते हैं और कहते हैं, हे चिड़िया, यह बगीचा तुम्हारा ही है, समझो, तुम इसमें रहो, तुम रोज आओ। उसको लालच भी देते हैं, लेकिन चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ मेरा बाट देखती होगी, माँ मेरा इंतजार करती होगी। मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ धूप लेने आई थी, मैं फिर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर माधव दास उसे कहते हैं, नहीं नहीं, यह बगीचा समझो तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें सोना चांदी सब कुछ दूंगा, धन दौलत सब सुख सुविधाएं दूंगा, सोने की कटोरी में पानी दूंगा, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, सब कुछ दूंगा, पर तुम चिड़िया यहाँ से जाओ मत। बहुत लालच देने के बाद भी वह चिड़िया नहीं मानती है। जब उसे माधव दास का नौकर पकड़ने की कोशिश करता है, तब वह चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है और अपने माँ की गोद में जाकर बहुत रोती है, बहुत रोती है। वह सोच रही थी, अगर मैं पकड़ी जाती तो हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहना पड़ता मुझे। तो माँ होती है, माँ के इतना प्यार देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो चलिए, हमारा सारांश हो गया, समरी हो गई। अब हम चलते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं कहानी से। कहानी से का पहला जो प्रश्न है, इस पहले प्रश्न में किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। हमें इसमें बताना है कि वह सुखी नहीं था, और किन बात से पता लगता है कि वह संपन्नता भी थी, अमीर भी था व्यक्ति। आपका उत्तर है, माधव दास की बड़ी कोठी थी। बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा था, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। बड़े अमीर व्यक्ति थे। सुंदर बगीचा, बड़ा कोठी, बंगला था। चिड़िया के साथ बातें करते हैं, वार्तालाप मतलब बातें करते हैं। तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसे माला माल तुझे कर दूंगा, वह बात में कहते हैं, उसे लालच देते हैं चिड़िया को। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियां हैं, बगीचे हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, और इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधा के बाद भी वह सुखी नहीं था। उसके पास धन दौलत, कोठी, बंगला सब कुछ था, बगीचा था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वह खुश नहीं था, वह दुखी था। इसीलिए उसे चिड़िया का साथ चाहिए। इसीलिए बार बार वह कहता है, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें सब कुछ दूंगा, सोने के कटोरी में पानी दूंगा, सोने का पिंजरा बनवाऊंगा। फिर भी चिड़िया नहीं मानती है और वह अपनी माँ के पास चली जाती है। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधव दास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। चिड़िया तो बहुत ही प्यारी थी, सुंदर सी, छोटी सी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता, बार बार रिपीट करता, और बगीचा तुम्हारा ही है, बगीचा तुम्हारा ही है, बार बार चिड़िया को कहता, लालच देता। माधव दास को का ऐसा कहना पूरी तरह निस्वार्थ था, मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करना चाहता था, ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को देख सके। निहारना मतलब देखना, निहार सके, देख सके, और उसकी चहचहाहट को सुन सके, उससे बातें कर सके। लालच बस वह ऐसा कर रहा था, उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर खुशी नहीं थी। वह चिड़िया से प्यार चाहता था, उसकी सुंदरता को देखना चाहता था, उसकी चहचहाहट को सुनना चाहता था। इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करता है माधव दास सेठ। प्रश्न नंबर आपका 3 है। 3 में हम पढ़ेंगे, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था।
कोई समझ ही नहीं आ रहा था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या थे, दोनों के अंदर क्या क्या अंतर थे? अपने शब्दों में आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। उत्तर: माधव दास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरा, सुख सुविधा की लालच दे रहा था, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती है। उसे तो स्वच्छंदता प्यारी है, स्वतंत्रता प्यारी है, फ्रीडम प्यारा है, पसंद है। उसे माधव दास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती है। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। चिड़िया को बहुत लालच देते हैं माधव दास, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि सुख सुविधाएं, सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी में पानी पिलाऊंगा, सब कुछ दूंगा, पूरा बगीचा तुम्हारा है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में सबको स्वतंत्रता प्रिय है और सबको अपनी माँ प्रिय है। इसीलिए वो अपने माँ के पास जाती है और उसे आजादी प्रिय है। इसीलिए उसे बहुत ही समझाने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती है और वह उड़ जाती है और अपने माँ के पास चली जाती है। प्रश्न 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? यहाँ पे कट है, कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देना है। आपको लिखना है, आपको सिर्फ ये लिखना है कि नन्ही चिड़िया जो थी, जब वो डाली पर बैठी थी और जब नौकर पकड़ने की कोशिश करता है चिड़िया को, तो चिड़िया वहां से भाग जाती है। और तुम्हें ऐसा कैसा लगता है, इस बात को अपने शब्दों में आपको लिखना है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि चिड़िया भाग गई अपनी माँ के पास, क्योंकि माधव दास उसे अत्यधिक प्रलोभन दे रहे थे, लालच दे रहे थे। चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती है। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकलती है। यदि माधव दास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता, तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी की तरह हुआ, जेल खाने की तरह उसे व्यतीत करना पड़ता। इसीलिए उसकी आजादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, अलग हो जाता, उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्रता, आजादी, हंसी खुशी सब छिन जाती, समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उसे स्वार्थी माधवदास के चुंगल से बच निकलने में सफल होती है, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी होती है कि चिड़िया माधवदास के चंगुल से निकल गई, भाग गई और अपनी माँ के पास चली गई, क्योंकि उसे अपनी माँ प्रिय है, उसे अपना परिवार प्रिय है और उसे स्वतंत्रता प्रिय है, उसे आजादी प्रिय है। इसीलिए हमें कभी भी गुलामी के जंजीर में नहीं रहना चाहिए। चाहे हमें कोई लालच दे, चाहे धन दौलत दे, तभी भी हमें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी आपको कोई लालच देने की कोशिश करता है, तो आप उसकी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित मत होइए। कभी कभी लालच ही हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, सड़क वड़क पे भी बहुत बच्चों को चॉकलेट की लालच देके कुछ लोग पकड़ ले जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी लालच नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को यही सीखना है, आजादी और माँ परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रश्न 5 है, माँ मेरी बाट देखती है, बाट मतलब रास्ता देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। आपके जीवन में माँ का क्या महत्व है? हमारी जिंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ दुख में सुख में सदा अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को वह स्वयं झेलना चाहती है, स्वयं अपने ऊपर लेना चाहती है। माँ सोचती है हमारा बच्चा हमेशा खुश रहे, हमें ही दुखी हमें दुख मिले लेकिन हमारे बच्चों को न मिले। हमारा पालन पोषण करती है वह और हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है, साथ दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाती है। माँ का स्नेह आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है। अतः हम माँ के ऋणी हैं, माँ के कर्जदार हैं। माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ ऋण नहीं हो सकते हैं, हम माँ के ऋणी हो जाते हैं। माँ हमारी माँ होती है। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधव दास के घर देर होने लगती है,
तो रह रह कर वह यही कहती है कि माँ इंतजार करती होगी, मुझे जाने दो, माँ इंतजार करती होगी, माँ मेरा बाट देखती होगी, माँ मेरा रास्ता देखती होगी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे मेरे माँ के पास जाना है। मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है, मेरी जिंदगी है। तो आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, या फिर किसी भी जीव जंतु की माँ, माँ तो माँ होती है। अगला है प्रश्न जो आपका 6 है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप देना चाहेंगे? आप इस कहानी का और क्या नाम देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधव दास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई थी, क्योंकि छोटी सी थी, प्यारी सी थी, और वह डर जाती है कि अगर ये पकड़ लेगा तो जिंदगी भर हमें पिंजरे में बंद करके रखेगा। वह इतनी तेजी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में ही जाकर रुकती है और सारी रात उसे चिपक कर सोती रहती है। वास्तव में छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है, और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। तो इस पार्ट में जो है नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, आप नाम शीर्षक में दे सकते हैं। तो यहाँ नन्ही चिड़िया बहुत ही अच्छा शीर्षक होगा। आप अपनी मर्जी से भी आप और शीर्षक, अच्छा शीर्षक ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। कहानी से आगे, कहानी से आगे जो है इसमें, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस चली जाती है। मधुमक्खियां, चींटियों, ग्रह, नक्षत्र, प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों से हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है, एक अनुशासन, डिसिप्लिन देखने को मिलता है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर आपको बताना है। ये सब चीजें जो है, मधुमक्खी, चींटियां, ग्रह, नक्षत्र, ये अपने नियत समय पे चलते हैं, एकदम टाइम टू टाइम अपने काम को करते हैं। तो अगर ऐसी चीजें आपको भी कहीं देखने को मिलती है, डिसिप्लिन, अनुशासन, तो आप बताइए। तो इसमें आपका उत्तर है पशु पक्षी। पशु पक्षी दिन भर कहीं भी विचरण करते रहें, लेकिन शाम होते होते वो अपने घरौंदे में, घरौंदे मतलब घोंसले में, लौट आते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर निकलता है और छिपता है, वह एक दिन के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सब अपने नियत समय पे उगते हैं और अपने नियत समय पे ही डूब जाते हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी घूमते हैं, अन्न की तलाश में, अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में, लेकिन शाम होते ही वह अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने स्थान पे, वह नियत समय पे पहुंच जाते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, समय का पालन, अनुशासन का पालन करना चाहिए, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। समय और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसका पालन सदैव करना चाहिए बच्चों को। प्रश्न आपका है 2, सोच कर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद करने को कहा जाए तो आप क्या स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा? स्वाधीनता होगा, या लालच होगी, प्रलोभन होगा, या पराधीनता होगा? ऐसा क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता। नीचे दिए गए कार्डों को पढ़ें और विचार करें। तो इसमें जो है, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है। अगर हम किसी को बंद करेंगे, किसी को सताएंगे, परेशान करेंगे, तो हमें भी भगवान जरूर कहीं न कहीं से सताएगा, परेशान करेगा, और हमें भी दुख मिलेगा। इसीलिए किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमें सबका सहयोग करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को सुखी नहीं कर सकता है, जो दुख देगा दूसरों को, उसको दुख ईश्वर देगा। आपका ख जो है, ये भी आपका क्वेश्चन है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता है। ग है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता है। जो पराधीन है वह कभी सुख पा ही नहीं सकता, क्योंकि खुद दूसरों को परेशान करेगा, तो उसे सुख कहाँ से मिलेगा? ईश्वर जो है हमारी आत्माओं में है, ईश्वर हर कण में है, ईश्वर हर इंसान को देखता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सबके कर्मों का फल
भगवान देता है, ईश्वर देता है, गॉड देता है। तो चलिए उत्तर करते हैं। सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता। क्योंकि पराधीनता का अर्थ है कि अधीन अर्थात अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे की इच्छा से कार्य करना। विशेष अगले भाग का कार्य विद्यार्थियों के स्वयं करने के लिए कहे जाएंगे। आप स्वयं भी इसको लिख सकते हैं। हर इंसान आजाद रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वाधीनता ही प्रिय होगी, पराधीनता किसी को प्रिय नहीं होती है, गुलामी किसी को प्रिय नहीं होती है। अगर आप लालच करेंगे तो लालच के साथ साथ आपको पराधीनता स्वीकार करना होगा और जिंदगी भर किसी का गुलाम बन के आपको रहना होगा। इसीलिए स्वतंत्र रहना है, फ्रीडम रहना है, आजाद रहना है। तो लालच मत कीजिए, प्रलोभन मत कीजिए, चिड़िया जैसा बनिए। भाषा की बात है। आपका पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार से प्रयोग हुआ है। इसमें है गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गुलाब की डाली पर मतलब कहते हैं ना, गुलाब की डाली पर, पेड़ की डाली पर, किसी भी बात को प्रयोग करते हैं ना। कहते हैं खाना मुझे अच्छा लगा पर तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा, ऐसे बोलते हैं ना, खाना मुझे अच्छा लगा पर तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा। कोई भी सेंटेंस बनाते समय पर का प्रयोग करते हैं। दूसरे का अर्थ है कभी पर हिलाती थी। कभी मतलब चिड़िया, पर मतलब पंख, पंख को भी पर कहते हैं। तो चिड़िया पंख हिलाती थी, चिड़िया अपने पर पे उड़ती थी, चिड़िया के पर कट गए, पंख कट गए, ऐसे भी इसका मतलब अलग है। इसका मतलब वाक्य में प्रयोग होता है, इसका मतलब पर चिड़िया का पंख। अब तीसरे का बताती हूँ मैं आपको। पर बच्ची काप काप कर माँ की छाती से और चिपक गई। पर बच्ची काप काप कर छाती से वह क्या हो जाती है, चिपक जाती है। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यहाँ पे पर का प्रयोग है। या फिर गुलाब, गुलाब के पर पे, गुलाब का पर मतलब उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उसके पर पे आके एक चिड़िया बैठ गई, ऐसे भी कर सकते हैं। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से हुए। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर सकते हैं। 3 वाक्य बनाएं जिससे कि अलग अलग उसके उद्देश्य हों, पर के प्रयोग हुए हों। उत्तर है पर के ऊपर, छत के ऊपर बंदर बैठा है। छत के ऊपर, यहाँ पर है ना, देखो पर लगा है। छत के ऊपर बंदर बैठा है। तुम बार बार ऊपर नीचे क्या हो रहे हो। तुम्हें खाना पसंद है या चाय पीना पसंद, तुम्हें कॉफी पसंद, इस तरीके से। तुमने खाना खाया पर छोड़ दिया, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। पर पंख, पर का मतलब होता है पंख भी होता है। पंख चिड़िया के पंख, कबूतर के बच्चे के पर निकल आए। छोटे छोटे कबूतर के बच्चे होते हैं और छोटे पर से ही उनके छोटे छोटे पंख पर निकल आते हैं। इसका मतलब होगा पंख, पंख चिड़िया का पंख। और जो इसका मतलब होगा आपका छत के ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर बताया गया है, कोई चीज, बंदर बैठा है, चिड़िया बैठी है, जो भी है। पर लेकिन मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी, यहाँ पे भी पर है। इसमें भी बताया गया है मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। या फिर मैंने भोजन किया पर जल्दी से स्कूल चला गया, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं खाना खाया पर दूध नहीं पिया। इस तरीके से आप अलग अलग आप कर सकते हैं। आपका अगला है, लास्ट है पाठ में। तैने क्षण भर, तैने क्षण भर खुश करियो। 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों की खोज कीजिए। अब आपको बताना है कि ये देखिए, मने, 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 ले लियो, दियो, खाना। मैंने, माने मैंने, ले लियो, ले लेना, दियो, ये कहते हैं मैंने दियो, देना, खाना, खाना। ऐसे आपको शब्द ढूंढकर उसी बुक में ही दिया गया है, ये शब्द आप लिख सकते हैं। तैने, तूने, क्षण भर, क्षण भर, खुश करियो, खुश कर दिया। तो ये आम बोलचाल की भाषा है जो कि इस बुक में दिया है और आपको उस पाठ से लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो चलिए ठीक है, आपका पाठ ये समाप्त हो जाता है, चिड़िया की बच्ची। थैंक यू।
सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।